गाइस वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके भूगोल से है वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय नंबर 2। जैसा कि आपको पहले अध्याय की एक वीडियो में जिस तरीके से मैंने पूरे एक अध्याय को समझा दिया, आज भी ये वीडियो आपको एक ही वीडियो में वन एवं वन्य जीव संसाधन समझा दिया जाएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए हम बताते चले वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी साथ साथ रहते हैं। ये संपूर्ण आवासीय भूभाग जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैव विविधता का अर्थ क्या है कि विभिन्न प्राणियों के का वर्गीकरण मनुष्य एवं दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम केवल एक भाग है। जिसका हम क्या है, केवल मात्र एक भाग है। सोच लीजिए जितने जीवधारी, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीवधारी जो उस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, उनमें से हम उसका एक भाग मात्र हैं और हम अपने अस्तित्व हेतु इसमें उपलब्ध विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति जातियां पाई जाती हैं और किस प्रकार के प्राणी जात पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा कि हमारे परिवेश में कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में भी पाए तो जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की समस्त जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। जितने भी पूरे विश्व की संख्या जैव विविधता भारत में लगभग कितनी है, पूरे विश्व की लगभग 16 लाख। और अगर आगे की अगर बात करते हम चलते हैं तो ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी इज्जत ही नहीं करते, किंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। भारत में लगभग 81,000 वन्यजीव उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाए। अगर ये प्रश्न कर दे कि भारत में लगभग कितने जीवों की उपजातियां हैं, तो लगभग कितने 81,000 और वनस्पतियों की 47,000 उपजातियां हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग मान के चलिए आप लोग कि 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। अब सोचिए पूरे विश्व से कंपेयर अगर करके देखा जाए तो भारत की केवल 15,000 जातियां ही क्या है, भारतीय यानी भारत में पाई जाती है, भारत की उपजातियां हैं, न कि अदर देशों से ये आपका कोई उल्लेख होगा। अब आगे आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ऐसे जैसे पशु जात हो चाहे बहुत जीव, किसी जीव जात की बात कर लें, जिस तरह से वो विलुप्त हो रहे हैं वैसे ही हमारे वन संपदा भी विलुप्त होती जा रही है। तो ये प्रश्न पूछता है कि बताइए कि इस समय कौन से वनों के लुप्त होने का कारण क्या है, वन लुप्त क्यों हो रहे हैं। तो देखिए लुप्त होते वनों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ CIUCN ने पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। वो कौन सी श्रेणियां देख लें। पहला, सामान्य जातियां। इसमें उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक। संकटग्रस्त जातियों की बात कर लें तो इसमें उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि वो अभी लुप्त हुई नहीं है, लुप्त होने वाली उनके कगार पे पहुंच गई हैं। जैसे में आप कुछ चीज बता सकते हैं, कुछ नाम अभी देखो अब क्या है, बहुत जगहों पे काले हिरण क्या है, कम पाए जा रहे हैं। पहले जिस भारत में काले हिरणों की बहुत सी संख्या पाई जाती थी, आज ये बहुत कम, यानी कि
एक निश्चित समय के बाद क्या ये विलुप्त हो सकते हैं। तो ये संकटग्रस्त जाति है, इनकी अगर देख रेख नहीं की गई आगामी दिनों में ये भी क्या होंगे, लुप्त प्राय प्राणी हो सकते हैं। तो उन्हीं जातियों की हम बात कर रहे हैं कि इनकी संख्या में कमी आई। यदि वे इसी तरह बनी रहें तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे में अभी अभी हमने किन किन जातियों की बात किया, काला हिरण की बात किया, ऐसे मगरमच्छ भी आते हैं, भारतीय जंगली गधे भी आते हैं, गैंडा, शेरपूछ वाला बंदर, शंगाई जो मणिपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसको मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है। ऐसे ही अनेक प्रकार की जातियों के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। सुभेद्य जातियां, इन जातियों की संख्या निरंतर घट रही है। यदि इनके ह्रास अर्थात कमी का क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो सुभेद जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यानी ये अभी संकट में आए नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर इनका रख रखाव नहीं किया गया तो ये संकटग्रस्त होंगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये विलुप्त भी हो सकती हैं। तो ये इन्हें सुभेद जातियों की बात है कि अगर इनकी कमी इसी प्रकार जारी रही तो आगे चलकर संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ मतलब जो बहुत कम ही एकदम देखने को ही मिले, इन जातियों की संख्या बहुत कम है। और यदि इनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। बहुत जल्द ये क्या है, अब आप देखते हो कि कभी कभी अगर बात कर ले पशुओं में तो आज क्या है, आज आपको गिद्ध देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाज की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म सी हो रही है। सुबह आंगन में आकर चहचहाने वाली आपकी पक्षी गौरैया वो आज बहुत कम दिख रही है। मैना तो अब विलुप्त ही लगभग हो गई है। अब देखने को आपके घरों के पास मैना नहीं मिलती, यदाकचित कहीं पर देखने को मिल जाती है। तो ये दुर्लभ जातियां हैं। बात कर ली जाए स्थानिक जातियों की तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से पृथक विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के प्रमुख उदाहरण हैं। ये क्या है, स्थानिक से अर्थ है कि स्थान विशेष से जो संबंध रखने वाली जातियां, यानी अगर वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जा रहे हैं तो वो उन्हीं आधार पे उनके नामकरण और वहीं पर वो पाए जाएंगे और अन्य क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए इनको स्थानिक जातियां कह के संबोधित किया गया है। मेरी बात को गौर से समझिएगा। स्थानिक जातियों का मतलब कि एक विशेष स्थान से संबंध रखने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती हैं। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं लुप्त जातियां। लुप्त से ही अर्थ है जो लुप्त हो चुकी। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल हैं। ये पूरी तरह से खत्म है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख अब नहीं देखने को मिलती, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। जैसे सैकड़ों हजारों वर्ष पहले आप सुनते हो कि धरती पे डायनासोर रहा करते थे, सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा प्राणी रहा करता था। आज वो अगर रहता तो ये संसार नहीं होता। तो कभी कभी एक विलुप्तता भी आपके लाभदायक भी होती है। देखिए, अब तक का सबसे पूछा जाने वाला टॉपिक कि वनों के प्रकार बताइए, वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। तो चलिए इस बात करते हैं सबसे पहले आरक्षित वन के बारे में। भारत में आधा से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन वनों को
नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। किनको? रक्षित वनों को, यानी इनका रक्षा का दायित्व आपके सरकार के ऊपर निर्भर होता है। तो ये इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, अगर तैयारी आप कर रहे हो सामाजिक विज्ञान की, तो इतना ध्यान दीजिए कि आपके लिए वन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो आप। तो इसमें तीसरी बात करते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। आरक्षित एवं रक्षित वनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? एक बार अच्छे से और समझिएगा कि ऐसी बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी पर उसका मालिकाना एक हक बनता है, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। भारत में आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75%। सोच लो कि सबसे ज्यादा वनों वाला प्रदेश आपका मध्य प्रदेश, जहां पर कितना 75% भाग। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। यानी ये वन पूरी तरह से वहां मौजूद आपको मिलेंगे। ये अस्थायी वन है वहां पे, ये आरक्षित वन है वहां पे। इन्हें अवर्गीकृत करने के लिए मालिकाना हक हटाना पड़ेगा आपको, तब जाके वे अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आएंगे। भारतीय वनों की विशेषताएं। भारत में जलवायु विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर भारत में विषुवतरेखीय, उष्ण सदाबहार वन से लेकर ध्रुवीय अल्पाइन वनस्पति या मरुस्थलीय कटीले वन भी पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता देख, भारत में वन क्षेत्रों का विस्तार अन्य देशों की तुलना से कम है। 1995 के आंकड़ों के अनुसार जापान के 66.8%, कोरिया के 77.2%, ब्राजील के 65.2%, श्रीलंका के 27.8%, मैक्सिको के 29%, स्वीडन के 59%, स्विट्जरलैंड के 28% तथा जर्मनी के 30% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में 21.34% भाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। भारत में पाए जाने वाले वनों में मुलायम लकड़ी के वन कम पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियों का आर्थिक महत्व है। इस प्रकार के वन क्षेत्र हिमालय के ऊंचे भाग पर पाए जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं, भारत में पाए जाने वाले वनों के अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। कुछ वन क्षेत्र इतने सघन होते हैं कि इनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ वृक्षों की लकड़ियां इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता है। देखिए, ये भी प्रश्न आपके कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय वनों के कमी के क्या कारण है, भारतीय वनों के ह्रास के क्या कारण है, यानी भारतीय वन कम क्यों होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रश्न उठता है और कई बार पूछा भी है। तो आप इनके कम से कम आपको 2-4 नहीं, कम से कम 5 इसके कमी के कारण आपको याद होने चाहिए। और ये अच्छाई है आपकी कि आप इतने पॉइंट याद करते हो। तो भारतीय वनों के ह्रास के कारण कोई देखिएगा, इसके कमी के कारण मुख्य आपको 5 याद रखो। क्या कि भारत के वनों को साफ करके कृषि के लिए भूमि प्राप्त की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि वन क्षेत्र में पशुचारण के कारण वनों का ह्रास हुआ है। तीसरा, वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति या जलाऊ ईंधन के रूप में अधिक होता है, जिससे वनों का विनाश होता जा रहा है। चौथा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ये सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण बनता है कि बांधों के निर्माण के कारण बहुत से वन क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं।
अगला, वनों को काटकर यातायात के लिए सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है। ये भी तो मुख्य कारण आपका जाहिर सी बात है बनेगा ही, क्योंकि आज देख रहे सड़कें बन रही हैं, अब बहुत सी मात्रा में हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं और रेल मार्ग तैयार हो रहे हैं। जहां पे रास्ते में जो भी जंगल आ रहे हैं उनको साफ किया जा रहा है, तो वन कम होंगे? क्यों नहीं होंगे? कमी तो आपने जान ली, लेकिन अब कमी होने के बाद क्या प्रभाव पड़े आपके इस जीवन पे, उसे देखते हैं कि वनों की कटाई के कारण वायु प्रदूषण तेजी से वृद्धि हुई है। जहां पर आप जानते हो कि जहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां का क्या होता है, वहां की वायु बहुत शुद्ध होती है। तो जिस क्षेत्र में वनों की कटाई बहुत ज्यादा होगी वहां पे प्रदूषण होना स्वाभाविक है। जैसे शहरी क्षेत्र ले लीजिए, शहरी क्षेत्रों में वन कम है तो वहां प्रदूषण क्या है? ज्यादा है। गाँव में पेड़ पौधे ज्यादा, वनस्पतियां ज्यादा हैं, तो वहां का जो ऑक्सीजन आप लेते हो, जो आपको हवा मिलती है, वो शहरों की अपेक्षा बहुत शुद्ध मिलती है। दूसरा, वनों के विनाश के कारण वर्षा की बूंदों से मिट्टी का अपरदन तेजी से होता है। तीसरा, वनों के कटने से पृथ्वी की जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ उत्पन्न हो जाता है। वनों में औषधीय पादप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वनों की कटाई के कारण औषधीय व सुगंध पादपों का भारी विनाश हुआ है। अगला, वनों की कटाई के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार अधिक हो रहा है। तो ये अगर कटते जाएंगे तो क्या होगा? बंजर निर्माण होगा। बंजर से धीरे धीरे वो क्या होगा? रेत तब्दील हो जाएगी। तो आप क्या आप भी पेड़ पौधे लगाओ। वन कट रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है, आप भी जिम्मेदार नागरिक बनो, अपने क्षेत्र को बंजर और मरुस्थलीय होने से बचा लो। अब बात कर लेते हैं वनों के आर्थिक महत्व के बारे में। पहला क्या कि लकड़ी वनों की प्रधान उपज है। वनों से हमें ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त, यानी वन का सबसे आपके लिए पैसे का क्या महत्व है? अर्थ का मतलब ये होता है पैसा, यानी धन। यानी धन के लिए क्या महत्व है? तो लकड़ी वनों की प्रधान उपज है। वनों से हमें ईंधन, हमें लकड़ी प्राप्त होती है। बहुत से लोग इसे बेचकर भी अपनी आमदनी कर लेते हैं। दूसरा, वनों से अधिक मात्रा में इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिसके लिए सागौन, साल, शीशम, देवदार एवं चीड़ की लकड़ी मुख्य है। तीसरा, वनों से ही कागज, दिया सलाई, रबड़, लुगदी, अन्य बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। वनों से ही राजस्व और रॉयल्टी के रूप में प्रति वर्ष सरकार को 500 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी प्राप्त होती है। सोच लीजिए, मात्र वन से सरकार इतनी आमदनी कर लेती है, 500 करोड़ रुपए हर साल। अगला देखते हैं कि क्या महत्व है कि भारतीय वनों से अनेक उप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जिनमें कत्था, रबड़, मोम, कुनैन, जड़ी बूटी मुख्य है। आप सभी जानते हो कि जितनी जड़ी बूटियां वो वनों से ही प्राप्त होती हैं। मोम हुआ, रबड़ हुआ, जो आपके कई ऐसे पेड़ हैं जिनसे आपके मोम और रबड़ प्राप्त होते हैं, कत्थे निकलते हैं, कुनैन बनता है। तो ये सब चीजें कहां से प्राप्त होती हैं? ये वनों की ही देन होती हैं। ये प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से उन वनों से ही पाई जाती हैं। वनों के संरक्षण के बारे में बात कर लें तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ को देखते हुए सरकार ने वन विकास की एक नई नीति तैयार की है। इस नीति के द्वारा वनों के संरक्षण में काफी मदद मिली है। इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें पहला आपका है कि मानव निर्मित वनों का विस्तार करके वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादनों को बढ़ाना। दूसरा है वन विकास को वन निर्भर उद्योगों की आवश्यकता से जोड़ना। तीसरा है वनों का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहायक विकास के रूप में करना। कि ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है? तो मैं बताते चलूं कि वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। इसे 1988 में संशोधित किया गया। अधिनियम का जो उद्देश्य है वो वन विनाश पर प्रभावी रोकथाम करते हुए इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। क्या करके? वन विनाश पर प्रभावी रोकथाम करते हुए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बचाना, यानी वन विनाश होने के रोकने के लिए उपाय बनाया गया। कब? 25 अक्टूबर 1980 को।
अधिनियम के अनुसार किसी भी आरक्षित वन या वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की घोषणा से पूर्व केंद्र सरकार का अनुमोदन राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा कि वन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और कड़ा करने के लिए 1988 में संशोधन किया गया। गैर वानिकी उद्देश्य का विस्तार करते हुए चाय व कॉफी बागानों, रबड़, पाम और औषधीय पौधों व गर्म मसालों की कृषि को सम्मिलित कर लिया गया। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो नियम लागू हुए ये उनके लिए हैं। अब बात कर लेते हैं वन्य जीवों की। प्राकृतिक पर्यावरण में मिलने वाले विभिन्न जीवों को वन्य जीव जंतु कहा जाता है। भारत में भौतिक तथा जलवायु में संबंधित तत्वों के वितरण में असमानता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वन्य जीव एवं जलीय जंतु पाए जाते हैं। जैसे महासागर में प्रवाल मछलियां तथा अन्य समुद्री जीव, गुजरात में शेर, असम में गैंडा, मध्य प्रदेश में चीता वन्य जीव पाए जाते हैं। ये कौन से जीव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये उनसे संबंधित है। आपका बात कर लेते हैं पर्यावरण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में। पहला, वन महोत्सव। राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरण के लिए सरकार ने प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को वन महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया। यानी कि हर साल 5 दिसंबर को वन से संबंधित आपके महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। किस लिए? ताकि वनों के प्रति जो जन चेतना है वो लोगों के अंदर जागृत हो सके। महोत्सव, किसी भी महोत्सव का कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। तो यह दिन प्रत्येक राज्य में पेड़ लगाने के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, आपका एक उस कार्यक्रम में वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में वन्य जीवों का अपना महत्व है, इसलिए भारत में 45 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। असम में गैंडे के संरक्षण के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। विलुप्त हो रहे वन्य जीवों की समय समय पर गणना की जानी चाहिए। तो अब आपका ये वन और वन्य जीव से संबंधित ये भूगोल का अध्याय 2 यहीं पे खत्म होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको इसमें कोई भी डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आपके डाउट को तुरंत क्लियर किया जाएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी जिस भी स्टूडेंट ने अभी शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यथाशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भूगोल के साथ साथ नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपकी उसकी नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। तो तब तक के लिए गुड लक माय डियर।